प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जोरों से चल रही है। सुबह के 7 बजे से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक तरफ जहां चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है, इस बीच पॉलिटिकल पार्टीज ने अगले चरणों के लिए भी अपनी तरफ से प्रचार शुरू कर दिया है। और इस बीच देखिए, पीएम मोदी क्योंकि लगातार बिहार के दौरे पर हैं और कल पीएम मोदी ने बिहार में कई और भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस बीच पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे पीएम मोदी, रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कि अपने जो कमाने हाथों में थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच पटना साहिब में पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे। पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी, गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा भी करेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल में आपने पीएम मोदी को सुना, कल ही पीएम मोदी बिहार में पहुंचे और उसके बाद में आज अभी फिलहाल की बात करें तो पीएम मोदी गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए रवाना हो चुके हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में जनसभा भी पीएम मोदी की होने जा रही है। तो पीएम मोदी आज बिहार में हैं और फिलहाल बिहार में अब बड़ी बात यह है कि लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी की जीत को और बड़ा करने का जो इस बार पूरा का पूरा टारगेट है, उसको अचीव करने की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी फिलहाल गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं, गुरुद्वारे के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हो चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिस दौरान में पीएम मोदी पटना साहिब के लिए रवाना हुए, ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त हैं। और ये देखिए, जब पीएम मोदी का काफिला पटना साहिब की ओर आगे बढ़ता हुआ पटना साहिब के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी यहां पर मत्था टेकेंगे। और बड़ी बात यह है कि गुरुद्वारे मत्था टेकने के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। एक तरफ चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है, बाकी 3 चरणों के लिए भी लगातार प्रचार इस वक्त पीएम मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में हैं, बिहार में सबसे पहले देखिए पटना साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो बेहद मान्यता है पटना साहिब गुरुद्वारे की और पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद वहां पर नजर आएंगे। फिलहाल जब उनका काफिला रवाना हुआ उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप जरूर देख रहे हैं। और देखिए, पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे और लगातार महा कवरेज जारी है चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया को लेकर। तमाम अपडेट्स आप देख रहे हैं, मेगा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। तो एक चर्चा यहाँ पर चल रही है राहुल लाल जी के बीच में, अजय सर के बीच में, अलग अलग स्टेट वाइज। उस चर्चा को मैं ऑन एयर लाने की कोशिश करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि प्रॉपर एक कैलकुलेशन है सीटों को लेकर राज्य दर राज्य। लेकिन इससे पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखी, जो कि आज जा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारा और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मत्था टेकेंगे और उसके बाद 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। फिर आज प्रधानमंत्री काशी शाम को रहेंगे, जहां पर उनका रोड शो होगा और कल उसके बाद उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। वो तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले हम लगातार चर्चा करें आंध्र प्रदेश को लेकर, तेलंगाना को लेकर, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी अपने लिए क्या तलाशने की कोशिश कर रही है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल लाल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, संजय राणा जी, अजय सर भी लगातार मौजूद हैं। और क्योंकि ब्रेक पर मैं चली गई थी राहुल लाल जी, आंध्र प्रदेश का जिक्र आपसे रह गया था, वो मैं चाहती हूं लेकर आप अपनी बात पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट हम लोग लगातार देख रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का पूरी तरह से बीजेपी विरोध कर रही है और इसको उन्होंने काफ़ी बड़ा सा मुद्दा बनाया भी है। लेकिन टीडीपी जो उनकी सहयोगी और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो उनकी बड़ी सहयोगी है, उनके तरफ से कहा गया है कि वो मुस्लिमों को 4% आरक्षण जो है कि देंगे। तो अब आप सोच के देखिए कि ये जो एक विरोधाभास की स्थिति बन रही है, चूंकि बीजेपी ने जिसको बड़ा मुद्दा बनाया है, उन्होंने टीडीपी के उस पूरे मामले का खंडन नहीं किया है कि टीडीपी का ये स्टैंड है और उस मामले पे भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। एक तो ये इस विरोधाभास के तरफ हमें इशारा करना था। दूसरा कि देखिए, वहाँ पे हम लोग अगर मत प्रतिशत को मैं लेके देखो तो एक मैं चिंतित भी हूँ थोड़ा सा कि 9 बजे तक जो वहाँ पे चूंकि विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और वो 10% से नीचे का 9 बजे का वोट प्रतिशत है, थोड़ा हमें लग रहा है कि वहाँ के लोगों को और खुल के सामने मानना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो है कि वोटिंग हो रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस ने जो अध्यक्ष बना है शर्मिला रेड्डी को, तो शर्मिला रेड्डी का हम लोग को भूमिका भूलना नहीं चाहिए कि जब वाईएसआर जिस समय वो जेल में बंद थे और उनके लिए पूरा कैंपेन चलाने का काम उन्होंने किया था, तो उस पूरे पक्ष में वहां पे कांग्रेस की भी उपस्थिति आपको दिखेगी। वो कितने सीटों पे दिखेगी, पर शर्मिला रेड्डी के नाम पर जगनमोहन रेड्डी ने एक इमोशनल अपील तो की ना, एक इमोशनल माइलेज लेने की कोशिश, उनका नाम लेते हुए, भाई मेरा तो परिवार ही नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं।
नहीं, ये भी देखिए, तो उन्होंने कहा। नहीं देखिए, जगन मोहन रेड्डी तो अभी उन्होंने वो तमाम बयान आए हैं, लेकिन आप ये भी चीज, अगर उनके तरफ से अगर ये भावुक अपील है तो भावुक अपील उनके बहन के तरफ से भी है, वो उनके बहन के तरफ से भी है, और उनके सामने में एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी है। तो ये तमाम तरह के कई समीकरण हैं जिसके कारण से आंध्र प्रदेश में जो तमाम स्थितियां बन रही हैं, वहां पे कांग्रेस के लिए भी कुछ दरवाजे मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। मैं कुछ सीट वहां पे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। 2009 के बाद से 2014, 2015, 2014, 2019 और उसके बाद के विधानसभा के चुनाव, कांग्रेस का वोट शेयर कितना बढ़ा है वहां पर? नहीं देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा नहीं है। मैं आपकी इस बात कितना घटा है वहां पर? नहीं, मैं एक चीज जो कह दूं आपको, देखिए दक्षिण के पूरे राजनीति को अगर हम लोग देखें तो वो एक, आप चाहे तेलंगाना की स्थिति हो, तेलंगाना क्या, कर्नाटक की स्थिति में ही अगर हम लोग देख लें तो कर्नाटक के तीनों कोरिलेट कर रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उससे पहले राहुल लाल जी, अर्जुन मुंडा की एक प्रतिक्रिया है, वो सुन। आने वाले भविष्य को बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का चुनाव है, और मैं मानता हूं कि इस समय देश की जनता, और आज जो मैंने सूचना खासकर अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया, भारी उत्साह है। लोग मतदान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से खूंटी संसदीय क्षेत्र से बढ़त बना करके देश की संभावनाओं को उकेरने में। तो अर्जुन मुंडा को इस वक्त आप सुन रहे थे। बैक टू स्टूडियो सर, प्लीज बात पूरी कीजिएगा। इस लाइन में ये चीज कहना चाह रहा था कि देखिए, दक्षिण में अगर हम लोग देखें, कर्नाटक के लोकसभा चुनाव को भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग टेंडेंसी बिल्कुल अलग होती थी। वहां पे 2004 के बाद से हम लोगों ने लगातार देखा है कि विधानसभा में कोई भी रहे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत होती थी। वो स्थितियां वहां पे भी नजर नहीं आ रही हैं। तो कर्नाटक में जैसे कांग्रेस ने, हम अभी तेलंगाना पे बात कर रहे थे, मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल, एक लाइन की तरफ से मैं खाली आ जा रहा हूं कि जो कर्नाटक में प्रभाव बना उसका प्रभाव तेलंगाना में बना, और कर्नाटक और तेलंगाना का प्रभाव आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा, एक नए ढंग से नजर आएगा। देखिए, हर चुनाव को हम लोग कोई बेसिस, कोई हाइपोथेसिस तो होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि प्रभाव यहाँ दिखा वहां दिखा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा और मैं इसके आंकड़े के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। 2009 में कांग्रेस तेलंगाना में 46.8% वोट शेयर के साथ लोकसभा में थी। 2014 के चुनाव के ठीक पहले बाइफर्केशन होता है स्टेट का और कांग्रेस का वोट शेयर घटता है। आज 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर 13.3% था। आप मुझे ये बताइए कि किस आधार पर कांग्रेस अपने आप को एक बड़ी पार्टी के तौर पर लोकसभा में यहां देख रही है, खास करके जबकि विधानसभा में आपका वोट शेयर 16% आ गया था। विधानसभा के चुनाव जो हुए थे पिछली बार 2019 में, उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 16%। जिन शर्मिला जी पर आज कांग्रेस इतनी उम्मीद लगाकर बैठी है, उन्हीं शर्मिला जी के खिलाफ 2019 में कांग्रेस खड़ी थी। आज शर्मिला जी की खुद अपनी सीट को लेकर वहां पर चुनौती है, अपने चाचा के हत्या के पूरे मामले पर वहां पर वो पूरा मामला खड़ा कर बैठी हैं और जगन रेड्डी पूरा दाव लगा रहे हैं। मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा कि जिन स्थानीय नेताओं के दम पर कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था, उसकी जगह आप इंपोर्टेड नेता पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और वोट शेयर आपका गिरता चला जा रहा है। फिर भी कि हम इस बार बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज दिखा देंगे, कहां से? नहीं, मैंने ये कहा है कि कांग्रेस की उपस्थिति दिखेगी, नंबर 1 चीज। मैंने ये नहीं कहा कि उपस्थिति कैसे, वोट शेयर बढ़ते हुए वोट शेयर बढ़ेंगे। देखिए, तो सीट आएगा कि नहीं? नहीं, सीटें भी आएंगी, कांग्रेस की सीटें भी आएंगी आंध्र प्रदेश में। चलिए मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन, हाइपोथेटिकल आपके हिसाब से कितनी सीट आ सकती है? देखिए, ये तो अभी अनुमान करना बड़ा मुश्किल चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 10। लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि हम लोग हमेशा जो पिछले लोकसभा चुनाव से 14 और 19 के संदर्भ में बातें करते हैं ना, तो मामला बिगड़ जाता है। आप ये चीज सोच के देखिए कि क्या 2014 लोकसभा चुनाव को हम लोग 2009 या 4 के संदर्भ में विश्लेषण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 और 9 से मैं आपको शब्दशः ये प्रूव करके दे सकता हूं कि अभी आज जितने लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में कोई वेव नहीं है, यही बातें तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 2019 में तमाम विश्लेषक कहा कर रहे थे कि कोई वेव नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव खत्म होने के सर सुन तो लीजिए सर, चुनाव खत्म होने के बाद कहा गया कि जो मोदी वेव था, अगर मोदी वेव था तो पहले ही हार जाना चाहिए था। अगर मोदी वेव 2014 में दिखाई दे रहा था तो क्या कांग्रेस ने हार मान ली थी? कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पीछे घसीट लिए थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति पर मैं बात करूंगी। राहुल लाल जी, मुझे खबर लेनी है जल्दी से अजय से, फिर उसके बाद वापस आती हूँ। निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2019 से विपक्ष ने सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव बनाया है और विपक्ष को नकारात्मकता की
सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष जहां है वहां से भी नीचे आनी चाहिए। राहुल अपनी उम्र से भी कम सीटें पाएंगे, ये कहा है उन्होंने। राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें कांग्रेस की आएंगी। सिर्फ एक नेगेटिव नैरेटिव को एस्टैब्लिश विपक्ष ने किया है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान। अब अपनी बात को कंटिन्यू अजय से रखना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस की क्योंकि आपने स्थिति की बात की तो उसमें प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को जोड़ देती हूं। नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है और हर एक मुद्दे पर एक ऐसा कहा गया कि एक संशय पैदा किया है लोगों के मन में कि वाकई में ऐसा है या ऐसा हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे, फिर चाहे संविधान हो, आरक्षण हो, मुस्लिमों से उनका हक छीना, ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं चुनाव के दौरान। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात करते हैं, आप दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में देखें, जब सत्ता पक्ष अपने एक नैरेटिव के साथ होता है तो विपक्ष के पास एक ऑल्टरनेट होता है, एक ऑल्टरनेट नैरेटिव है। आप 2014 के बाद से चलिए, 2014 एक अप्रत्याशित चुनाव था जो कि कांग्रेस ने मान लिया था कि हम हार रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मामले पहले से थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सत्ता संभालने के बाद खुद की एक अपनी नई नीति, एक अपनी सोच सामने रखी। लेकिन 2015 के बाद से कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के पास एक नैरेटिव तो होना चाहिए कि ये ऑल्टरनेट है। आज तक वो ऑल्टरनेट दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि निंदा बहुत होती है और हर बात पर टीका टिप्पणी होती है। संसद को चलने कोई नहीं देता, सिर्फ बहस नहीं होती, वॉकआउट होता है। क्या विपक्ष का यही काम है? 10 साल से मैं तो समझ नहीं पाता कि क्या जेटली साहब का एक लाइन कांग्रेस के लिए मूल मंत्र बन गया है कि डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इस एक लाइन को कांग्रेस ने इतनी शिद्दत से स्वीकार कर लिया कि 10 साल से पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से कोई बहस हुई ही नहीं। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिल पास हो गए बिना किसी बहस के, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है? आप जरा उठाकर देख लीजिए, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 3 टर्म उनकी सरकार चली थी, विपक्ष की जबरदस्त दलीलें हुआ करती थी, बात होती थी, कोई वॉकआउट नहीं करता था। लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता संसद के भीतर। और मैं आपको बहुत लेमैन उस लिहाज से कहूं, मैं अजय सर एक कॉमन सिविलियन की तरह, तो कोई भी व्यक्ति है वो जब बहस चलती है किसी मुद्दे पर, जब कोई बिल पास होने वाला होता है तो सुनना चाहता है, विपक्ष को सुनना चाहता है। एक आम आदमी सुनना चाहता है कि विपक्ष के पास अपने तर्क क्या है इसको लेकर, सरकार इसका बचाव कैसे करती हुई नजर आ रही है, बिल ला रही है तो क्यों ला रही है, कांग्रेस बताए, विपक्ष बताए कि ये क्यों नहीं लाना चाहिए, ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सुनने को मिलता नहीं है। राहुल लाल जी, आती हूं आपके पास। भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही कौशल मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कुछ और खास मेहमान हैं, उनका भी मैं जिक्र से थोड़ी देर बात करूंगी। लेकिन भुवन भास्कर जी, आपसे थोड़ी देर पहले कन्नौज की बात हो रही थी सर, और कन्नौज नहीं सिर्फ, मैं बाकी ओवरऑल सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में बात करना चाहूंगी आपसे। ये कन्नौज को लेकर इतना ह्यू एंड क्राई अचानक से फिर से करने लगे सर आप लोग, वोट नहीं डालने, फर्जी वोटिंग, पता नहीं क्या क्या बात करने लगे सर। कुछ चैलेंजिंग लग रहा है क्या कन्नौज में? देखिए, मुझे कन्नौज से मैं कल ही वापस आया हूँ और कन्नौज को बहुत अच्छे से समझने का अवसर मुझे दूसरी बार मिला। और कन्नौज जो धरती है वो धरती है डॉक्टर लोहिया की, नेताजी की, माननीय अखिलेश जी की, माननीय क्योंकि लगातार आशीर्वाद देने का काम कन्नौज के लोगों ने समाजवादियों को करा। और कोई दिक्कत नहीं है, ये चुनाव तो स्वयं पीडीए लड़ रहा है, वहां पर जनता लड़ रही है। वहां पर मैंने देखा किस प्रकार वहां पर विरोध है। गौरी शंकर मंदिर में जो पूजा करी गई माननीय अखिलेश जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से जोड़ा है, तो निश्चित तौर पे पीडीए ने इसको अपने पर लेने का काम करा है और वो इसी को दृष्टिकोण रख के आज वोट करने जा रहे हैं। और किस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ आपने देखा, उनके गंगा जल से उनके सरकारी आवास को भी धोने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत है पीडीए के प्रति, उसका जवाब कन्नौज की जनता इस बार देने जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ, आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार है और हम लगातार, मैंने कन्नौज में भी काम करा है और वहां पर जनता के बीच में मैं रहा हूँ। मैंने नुक्कड़ सभाएं करी है, लोगों को समझने की कोशिश करी है एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट। तो वहां का जो मिजाज है, मिजाज ये है, खुशबू का शहर है और खुशबू का मतलब होता है मोहब्बत।
और मोहब्बत ही हमेशा। लेकिन 2019 में खुशबू बरकरार नहीं रह पाई थी साहब, इसीलिए तमाम कोशिशें की गई हैं कन्नौज से कि कन्नौज की खुशबू बरकरार रहे और उस खुशबू का असर अखिलेश यादव पर नजर आए। क्यों सर? ज्यादा असर नजर आया अखिलेश। देखिए इसमें आ रही हूँ सर जी, एक छोटी सी टिप्पणी, जाहिर सी बात है पार्टी प्रवक्ता अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट मिनट पर जब अखिलेश यादव को उम्मीदवार के तौर पर कन्नौज से खड़ा किया गया तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें कन्नौज को लेकर पहले नहीं थी समाजवादी पार्टी को। आज समाजवादी पार्टी को उम्मीदें होनी चाहिए क्योंकि उनके पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कन्नौज से खड़े हैं। पारंपरिक सीट है जहां पर जीतने की उम्मीदें पहले से कहीं ज़्यादा रहती हैं। अखिलेश यादव का अपना एक एक्स फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो वहां पर ग्राउंड स्थिति है इसे आप आसान लड़ाई नहीं कह सकते। लड़ाई अच्छी है, मुकाबला देखने लायक होगा। 4 तारीख को पता चलेगा कि किसके पलड़े में वोट ज़्यादा पड़ रहा है। मतदान अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी मेरी तरफ से किया जाना अपने आप में उचित नहीं होगा। ठीक है, शुभ्रांश राय भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मैंने कौशल मिश्रा का तो जिक्र कर ही दिया, आप लोगों के पास में आऊंगी, लेकिन इससे पहले हैदराबाद से बड़ी खबर है, वहां का रुख कर लेते हैं। वहां पर मानसपेट में ईवीएम खराबी की खबर है और माधवी लता ने अधिकारी को फटकार लगाई है। इससे पहले वहां पर तस्वीरें हम दिखा रहे थे और मेरी सहयोगी महिमा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। महिमा, क्या कह रही है माधवी लता? देखिए, माधवी लता इस वक्त मलक पेट में आई है और सबसे बड़ी बात कि पहले दूसरे पोलिंग बूथ में गई थी, वहां पर थी पोलिंग जो मशीन है वो खराब थी और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को फटकार लगाई। लेकिन एक बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी विनीत, जरा अंदर की ओर जाइए और तस्वीरें दिखाइए। अभी यहाँ पर फिलहाल माधवी लता ये दावा कर रही हैं और ये बड़ी बात कह रही है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा है उसको यहाँ पर डेथ बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है और फिलहाल वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुंचा है अपना आधार कार्ड लेकर, लेकिन उसके बावजूद उसको वोट यहाँ पर करने नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आ रही है और इस वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत करेंगे और इसके बाद सबसे पहले वो ये कह रही है कि इसको बंद किया जाए। मैं बात करने की कोशिश करूंगी, पूर्णिमा एक सेकंड, वो यहीं पर ही मौजूद हैं, एक बार मैं उनसे पूछती हूँ। माधवी लता जी, यहाँ पर क्या हुआ है? नहीं, यहाँ पे लोग, ये इंसान जिंदा है, इसका नाम डेथ पे लिख दी है, वो दूसरा बंदा है यहाँ पर, ये जिंदा है, को डेथ जिंदा डाल दिया, आधार कार्ड बोल किया 97 नंबर, ये लो, ये 97 इंसान जिंदा है, वहां पे डेथ है वो पेपर में। ऐसा लोगों को डिलीट तो भी करा के फेंक दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं सुबह से लेकर रात तक? पूर्णिमा, एक बार यहाँ पर सुरक्षा कारणों की वजह से हमें कहा जा रहा है कि आप बाहर बात कीजिएगा, हम दोबारा माधवी लता से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर यहाँ से सामने आ रही है। बड़ी बात फिलहाल वो कह रही है और कह रही है कि हम शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे और फिलहाल वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग को रोका जाए। जी ठीक है, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर हैं तो जाहिर है कि वहां पर ऐसी बातें जो भी उनकी तरफ से की जा रही हैं उसमें क्या तथ्य है वो तो जांच के बाद हम स्क्रीन पर सामने रखेंगे। उनसे लाइव के बाद बाहर थोड़ी देर में महिमा कोशिश करिएगा उनसे आप बात करें। लेकिन अजय सर, क्योंकि अभी अभी खबर आई है इसीलिए बोगस वोटर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा और माधवी लता ने ऐसे कई वोटर्स का जिक्र किया जो कि बोगस वोटर्स के तौर पर शामिल रहे थे और उसको लेकर बड़े एक्शन की मांग की, एक्शन हुआ भी। अब वो कह रही है कि जो जिंदा है उसको मरा हुआ दिखा दिया है। मतलब ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है, तो इस पर नजर चुनाव आयोग की कैसे नहीं गई? पहले चुनाव आयोग ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और खास करके जो हैदराबाद की सीट है अगर उस पर आप देखें तो करीबन 5,41,000 वोटर्स को उन्होंने डीलिस्ट किया है, जिसमें से तकरीबन 3,40,000 ऐसे वोटर्स थे जिनका घर अब हैदराबाद के इस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में नहीं है, दूसरी जगह पर है और उन्होंने उनके नाम यहाँ से काटे थे। करीब 49,000 ऐसे लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो जिंदा नहीं है लेकिन उनका नाम इसमें लिस्ट में शामिल किया गया था, उन्हें हटाया गया था और इसी तरह से चुनाव आयोग की पूरी कार्रवाई थी जिस पर बड़ी बातें कही जा रही थीं। अब अगर इस प्रक्रिया में कुछ और ऐसे फेरबदल या इस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग इस पर अपनी कार्रवाई करेगा और उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा। जाहिर सी बात है इस तरह की बातें चुनाव आयोग आसानी से छोड़ता नहीं है और ये रीपोलिंग की जहां तक स्थिति आती है, अगर किसी एक आध पोल में इस तरह की बातें निकल कर आती हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। इस पर कोई अनावश्यक बहुत चिंता या उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। वापस महिमा के पास चलेंगे, माधवी लता से बात करेगा। जिंदा है इंसान, आप उसको डेड कर रहे हो उनको, या इंसान सही सलामत जिंदा है। ही इज डिक्लेयर्ड डेथ देयर। और पता है कैसे डिक्लेयर किया है डेथ?
जो इलेक्शन कमीशन का एक लिस्ट आता है, वो लिस्ट में नाम होने के बावजूद इनको और एक अनक्षर लिस्ट आया है, ये कहकर ये डेड है, डेथ वोट है, इंसान जिंदा है, इलेक्टोरल में है, और एक एक्स्ट्रा अनक्षर इनके पास आ रहा है जिसमें वो दिखा रहे डेड है। क्या तमाशा है ये? तो यही काम है हम लोगों का। बाकी पोलिंग स्टेशन में भी जाकर आप चेक करेंगे? अभी जाना पड़ेगा ना, अब इस प्रकार से अनप शनप काम कर रहे हैं लोग, तो मुझे हर जगह पे जाना पड़ेगा। डिलीट तक कर दिए ये लोग, they have deleted straightforwardly, deliberately they have deleted existing people votes. Now we are not going to keep quiet on this. देखिए फिलहाल हमारे साथ माधवी लता मौजूद थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करने के लिए अभी वो फिलहाल जा रही हैं और बाकी पोलिंग स्टेशन पर भी उजागर देखिए कि कहीं वहां पर भी इस तरह की खबरें या इस तरह की जानकारी सामने ना आ रही हो। कैमरा पर्सन विनीत के साथ महिमा सिंह कंवर, भारत 24 हैदराबाद। महिमा, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी। माधवी लता कह रही हैं कि जो जिंदा है उसको मरा हुआ बता दिया गया है। मुझे जानकारी मिल रही है कि गाड़ी में रवाना हो चुकी है माधवी लता वहीं से। अगर महिमा को दोबारा से कनेक्ट करेंगे तो बताइएगा। बहरहाल वापस लौटती हूँ क्योंकि चर्चा हम कर रहे थे। और कौशल मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी माधवी लता को हमने सुना वो कह रही हैं कि जो जिंदा है उसको मरा हुआ बता दिया। बोगस वोटर्स वाला मुद्दा पहले से ही था जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। आप यहाँ पर वोटर्स की बात करते हैं और वैसे ही कह देते हैं कि हिंदुत्व है खून में, प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों से नफरत करते हैं। हाँ पूजा जी, आपने देखा है जिस तरीके से हैदराबाद में हो रहा है, इससे यही पता चलता है कि हैदराबाद में छोटे बड़े भाइयों की गद्दी खतरे में है। 60% से के आसपास वोट नॉन हिंदू होने के बावजूद भी माधवी लता जी जिस तरह से वहां पे धरातल पे उतर कर बराबर की टक्कर दे रही हैं और काम कर रही हैं, और इस तरह की अगर घटनाएं आती हैं तो इससे यही पता चलता है कि दोनों भाइयों को इस बार हैदराबाद में मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, मेरे मित्र समाजवादी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जी बता रहे थे कि पीडीए से नफरत करती हैं। सर, पीडीए से, आपके पीडीए से नहीं, पर हाँ परिवार डेवलपमेंट अलायंस जो आपने बना रखा है, जिसको आप पीडीए बना करके हर बार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ जरूर है। नफरत, राजनीति में नफरत की कोई जगह नहीं होती है, इसलिए नफरत तो नहीं करते। हाँ, बट हाँ जो आपका परिवार डेवलपमेंट अलायंस है उसके खिलाफ जरूर बात करते हैं। और आप कन्नौज की बात कर रहे थे। अब आप देखिए जिस तरीके से एक ही परिवार के लगभग 5 लोगों को टिकट दिया गया, इसी से आपका सारा पीडीए का जो फॉर्मूला है वो धरा का धरा रह जाता है। क्या आपको किसी और ओबीसी में कोई और सक्षम परिवार या सक्षम आदमी नहीं लिखा था जो आपने एक ही परिवार के इतने लोगों को टिकट दिया? ये जनता सवाल पूछ रही है आपसे। तो यस, पीडीए के खिलाफ हम हैं, जो आपका परिवार डेवलपमेंट अलायंस है उसके खिलाफ है। जी, एक सवाल जो कि विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने की कोशिश करता है, वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर रहती है और अपनी बातों को प्रखरता से सामने रखती है, लेकिन जब बड़े नेता के बच्चे आते हैं तो उनको टिकट दे दिया जाता है। अब ये परिवारवाद की परिभाषा में फिट होता है, नहीं होता है? मेरे हिसाब से इसका जवाब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए अजय जी, एक होता है परिवार का आपकी पूरी पार्टी के इंटरनल डिसीजन और सारे डिसीजन पे कब्जा होना, परिवारवाद उसे कहते हैं। जैसे आप ही देखिए ना, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बगल में आरजेडी को देख लीजिए, 2 ही परिवार के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं। थोड़ा कुछ अपने सहयोगी पार्टियों के परिवार को भी देख लीजिए कौशल जी, जो कुछ आपके सहयोगी दल हैं, थोड़ा उन परिवारों को भी देखिएगा, बड़ा अच्छा सा लगेगा, उदाहरण बड़ा संतुलित हो जाएगा आपका। ठीक, मैंने अपने कमेंट के शुरुआत में ही कह दिया कि आप जितने परिवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी के लेना चाहते हैं सब ले सकते हैं, लेकिन किसी भी परिवार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के डिसीजन को चेंज कर सके, वो ये बता सके कि भारतीय जनता कौशल जी अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा, मुझे इंटरप्ट आपको करना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर के बारे में बताते हुए लखनऊ से खबर है, अमौसी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही कई अन्य हवाई अड्डे हैं उनको भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल भेजा गया है जिसके बाद इन एयरपोर्ट्स को, लगभग 13 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं अमौसी को मिला के, जहां पर CISF का जो कार्यालय है उनको मेल आया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद जाहिर है कि छानबीन की गई, जो बम स्क्वाड है वो वहां पर पहुंचा
और उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया। न सिर्फ अमौसी यानी कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और एयरपोर्ट्स जिनको बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जिसमें बागडोगरा है, भोपाल है, पटना है, जम्मू और इसके साथ ही जयपुर। कुल मिलाकर 13 एयरपोर्ट्स हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फौरन इसकी जानकारी CISF कार्यालय द्वारा दी गई और उसके बाद सर्च चलाया गया वहां पर, और इसके साथ ही बम स्क्वाड भी वहां पर मौजूद रहा। कौशल जी, अपनी बात को पूरी कीजिएगा। पीडीए की बात जो आप बता रहे थे, मेरा मतलब यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाता है, आरजेडी में एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जी और शरद पवार जी का परिवार पूरी पार्टी को चलाता है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का परिवार पूरी पार्टी को चलाता है, परिवारवाद उसे कहते हैं। परिवारवाद इसे नहीं कहते कि अगर कोई अपने दम पे, मेरिट पे आता है और उसको टिकट मिलता है, उसको जनता जिताती है, हम उसका स्वागत करते हैं। और दूसरी चीज ये बताऊंगा कि ये पीडीए की बात करते हैं, जो जितने भी 5 लोग समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, उसमें से अजय जी आप पता कर लीजिए, और मैं भुवन भास्कर जी को चैलेंज करता हूं, किसी के पास भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग सो कॉल्ड ओबीसी की क्रीमी लेयर से आते हैं। ये फैक्ट है, इसका जवाब दे सके तो दे दें। अखिलेश यादव के पास क्या ओबीसी सर्टिफिकेट है? या जितने भी 5 लोग हैप्पियर हो रहे हैं को चुनाव में पिछड़े के नाम पे? ठीक है, जोशी जी से जल्दी से जवाब लूंगी। तो और जो नकली पिछड़े लोग हैं, हम ठीक है सर, आती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो बात कर रहे थे परिवारवाद की। मैं पूछना चाहता हूं, देश की बेटियों को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उसके बेटे से योग्य पात्र आपको पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में नहीं मिल पाया? ये आपकी कौन सा परिवारवादी है? मैं पूछना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी के जो बेटे हैं राजू सिंह, क्या उनसे योग्य व्यक्ति उनकी लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों को नहीं मिल पाया? और मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, इस आजाद भारत में ओबीसी होने का दंश अगर किसी ने सहा है तो केवल हमारे जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सीधा सवाल पूछा, ओबीसी कैटेगरी में क्या? उसका जवाब दे दूं, समय प्लीज दीजिए। अरे आपने तो उस कैटेगरी में तो प्रधानमंत्री भी अपने आप को ओबीसी कहता है, उस कैटेगरी में आएंगे प्रधानमंत्री जी भी। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के बाद कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे और वो भी ओबीसी, अगर देश के प्रधानमंत्री, पहला विषय। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जो परिवार, जो अभी कौशल जी ने बात उठाई कि क्रीमी लेयर से आते हैं, ये बात सही है, मानते हैं? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, जब देश के आपके प्रधानमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री 3 बार के, वो कौन सी लेयर? आपके भी प्रधानमंत्री हैं वो भाई साहब। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी क्रीमी लेयर में। नहीं अजय जी, क्या, चलिए कोई बात नहीं। अजय जी, मैं सिर्फ मैं अपने सभी साथियों को एक चीज बता अच्छा, बस मैं एक जानकारी दे दूं कौशल जी को मौका देना चाहिए। जी कौशल जी प्लीज बताइए। कौशल जी, बस एक जानकारी मुझे देने दीजिए